ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो नीडी क्लासेस का इनिशिएटिव है 67th बीपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट किया है हमने, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। और इस क्रैश कोर्स सीरीज में हमारा जो हिस्ट्री पोर्शन है वो हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी साइंस पोर्शन जो है वो साइंस पोर्शन आपके सामने आ गया है। तो साइंस पोर्शन में बेसिकली हम लोग जीव विज्ञान को पहले करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो बायोलॉजी सेक्शन है जीव विज्ञान, उससे ज़्यादातर प्रश्न होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के पोर्शन कम होते हैं। और जैसा कि लूसेंट सीरीज में हमने 2-2 दिन का टारगेट किया है, 2 दिन में हिस्ट्री, 2 दिन में जीव विज्ञान। तो इस हिस्ट्री में और जीव विज्ञान में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लूसेंट का, उसको हम लोग पहले करते जा रहे हैं। और जैसे कोरोना आ चुका है तो टाइम और एक्सटेंड होगा ही, तो बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिससे 90% हमारा सिलेबस कवर हो जाए, 90 to 95%, बाकी 5% में बचे हुए टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन 90 to 95% में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। तो इसलिए जीव विज्ञान जो कि बायो है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम आप अगर लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस देखें तो ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो जीव विज्ञान से होते हैं। कैसे? जैसे हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो आधुनिक भारत है उससे होते हैं, वैसे ही साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस जीव विज्ञान से होते हैं। तो हम लोग जीव विज्ञान को ही स्टार्ट करेंगे। और भी वीडियो जा चुके हैं हिस्ट्री के भी, तो आप लोग हिस्ट्री के वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। और सबसे पहले आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि और जितने भी वीडियो जाएँ वो आपको मिलते रहें लगातार। और वीडियोज़ को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये नीडी क्लासेस का। तो आइए साइंस पोर्शन में हम लोग जीव विज्ञान को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, और लोगोज का अर्थ है अध्ययन, स्टडी। तो जहाँ भी आपको लोगोज या जहाँ भी लॉजी आपको दिखा रहा है उसका मतलब स्टडी होता है। आप लोग ये समझ लीजिए पहले। तो अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, ये फ्रांस के थे लैमार्क, एवं ट्रेविरेनस, ये ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के, तो नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो प्रश्न आ जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क फ्रांस के हैं, ट्रेविरेनस जर्मनी के हैं। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उससे भी प्रश्न हमेशा बन जाते हैं लगातार। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। सीरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, कवक जो हैं उनका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, एंथो का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी क्या है भाई? मछलियों का अध्ययन इक्थायोलॉजी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, सर्प, स्नेक्स का अध्ययन जो है वो ऑफियोलॉजी कहलाता है। सारोलॉजी, सौरोलॉजी क्या है? छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, काष्ठी पेड़ों का जो पेड़ हैं, पेड़ों का संवर्धन जो है सिल्वीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान या पौधे जो कि फल फूल वाले पौधे हैं या उद्यान जो है गार्डनिंग करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अब जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है, इनका 384 से 322 बीसी के काल तक रहे ये, तो उनके काल में एक जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। और ये एरिस्टोटल कहाँ के थे? ग्रीक के एक दार्शनिक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु हैं।
अब हम लोग आते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण पे। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। तो अरिस्टोटल जो थे, अरस्तु थे, उन्होंने पूरे जीव को 2 समूह में विभाजित कर दिया, पहले जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर, तो सिस्टेमा नेचर प्रश्न पूछता है, सिस्टेमा नेचर पुस्तक की रचना किसने की है? लीनियस ने की है। तो उन्होंने अपने पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत या 2 किंगडम में, पहला जो है पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम कहते हैं, और वह जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। जो सिस्टेमा नेचर नामक किताब है लीनियस की, उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को विभाजित किया है। लीनियस ने वर्गीकरण को की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। अब जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 5 जो है ये जगत वर्गीकरण इस प्रकार है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटकर जो है सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो पहले 2 द्विजगत वर्गीकरण था, उसके बाद अब 5 जगत वर्गीकरण आ गया। किसके द्वारा? विटकर के द्वारा 1969 में, 1969 में। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन है? पूरे जीव को 5 जगत में क्या क्या है देखते हैं हम लोग इसको। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप प्लांटी है, कवक फंजाई है और जंतु एनिमल है। तो पहले 2 वर्गीकरण हुआ सिंपल, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। उसके बाद 1969 में, 1969 में जो आपके विटकर हैं उनके द्वारा जो है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण किया गया। किस किस में? मोनेरा में, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोनेरा क्या है, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस मोनेरा क्या है? इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जो भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जैसे जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, आर्कीबैक्टीरिया हो गए, इनको यहाँ सम्मिलित किया जाता है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। जो भी तंतुमय जीवाणु हैं वो इसी जगत के भाग हैं। अब पहला जो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखते हैं। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोषीय, सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर जीव जो भी हैं, प्रायः जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में आ गए और जो यूकैरियोटिक जीव हैं ये प्रोटिस्टा में आ गए, सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित येगलिना इसी जगत में। तो पूछता है प्रश्न, येगलिना किस में आता है? तो प्रोटिस्टा में आता है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, मतलब वो लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जहां ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं वहां वो इतर पोषित होते हैं। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तो इतर पोषित वाले में प्रोटोजोआ आते हैं। अब तीसरा है प्लांटी। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोषीय मल्टी सेलुलर प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा जो है हमारा वो कवक है, फंगाई है। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। तो कैसे पोषण होता है इनमें? अवशोषण द्वारा। ये सभी इतरपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं, इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी, पैरासाइट अथवा मृत्यु परजीवी होते हैं। मतलब जो भी मृत चीजें होती हैं उन पे वे लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इसकी कोशिका जो है भीति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है और वो एक क्या है? जटिल शर्करा है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है वो। ठीक है, काइटिन जो है। ठीक है। अब 5वां हम लोग जो है वो है एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोषीय जितने भी मल्टी सेलुलर हैं जंतु संभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा, तो मेटाजुआ किसको कहते हैं? ये जंतु जो है उनको मेटाजुआ भी कहते हैं। और ये इसमें क्या क्या है? हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, क्रीमी हो गया, सितारा हो गया, मछली हो गया, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। अब नोट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज कहलाती है। ठीक है,
जाति है, स्पीसीज है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? जाति या स्पीसीज है। अब जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति हम लोग देखते हैं। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, तो उन्होंने ही 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को विकसित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हर जितने भी जीव हैं उनका जो नाम है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द जो है वंश बताता है, जेनेरिक नेम बताता है। प्रश्न पूछ सकता है कि जो जीव के नाम है उसमें पहला शब्द क्या है, तो उसका जेनेरिक नेम है, तथा दूसरा शब्द स्पीसीज का नेम है। ठीक है, पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पीसीज का नेम। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। तो जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम अगर लिख लिए तो उसके बाद वैज्ञानिक नाम लिख दिया जाता है, जिसने उसकी खोज की, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन, होमो सेपियंस लिन। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। तो स्पीसीज का नाम है सैपियंस और होमो क्या है, जेनरिक नेम हो गया। और लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। LINENNAEUS, लिनियस का संक्षिप्त रूप लिन है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। अब कुछ जीवधारियों के हम लोग वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है, मेढक को राना टिग्रीना, कैट को फेलिस डोमेस्टिका, डॉग को केनिस फैमिलियारिस। फैमिलियारिस इसलिए क्योंकि ये काफी परिवार में घुल मिल जाता है कुत्ता, इसलिए कैनिस फैमिलियारिस। और कुत्ता ही ऐसा जानवर था जो सबसे पहला मित्र बना इंसान का, तो कैनिस फैमिलियारिस। काऊ को हम लोग बॉस इंडिकस कहते हैं, मक्खी हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका, राइस को ओरिजा सटाइवा, वीट को ट्रिटिकम एस्टिवम, पी को पाइसम सटाइवम, ग्राम को सीसर एराइटिनम और मस्टर्ड को ब्रासिका कैम्पेस्टेरिस बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कोशिका विज्ञान पे हम लोग आ जाते हैं। तो जो कोशिका विज्ञान में, जिसको हम लोग ये साइटोलॉजी भी कहते हैं कोशिका विज्ञान को, तो उसमें हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, पहले जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म क्या है। सबसे पहले हम लोग तो जीव द्रव का नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। तो जीव द्रव जो प्रोटोप्लाज्म है उसका नामकरण किसने किया? देखिए बायोलॉजी जो है इसमें भी ऐसे प्रश्न बीपीएससी में तो काफी इजी होते हैं, ज्यादातर रिपीटेड प्रश्न ही होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ में या डिटेल्ड पूछ दे तो यही सब फैक्ट पूछेगा आपसे। तो जैसे प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किसने किया? पुरकिंजे ने किया, सन 1839 ईस्वी में किया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। अब इसमें मांस भी होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इसको जीव द्रव को जो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो पूछ देगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव को कहते हैं। अब जीव द्रव जो है वो 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा है? साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको केंद्रक द्रव बोलते हैं। तो यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। आपका ये अगर सेल हो गया और ये सेल वाल हो गया, तो सेल वाल के अंदर में जो लिक्विड है यही साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस सेल के अंदर में जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल हैं उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का प्रोटोप्लाज्म का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। प्रश्न पूछ सकता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो ऑक्सीजन की होती है 76%, दूसरा होता है कार्बन 10.5%, तीसरा होता है हाइड्रोजन 10%। हाइड्रोजन कार्बन लगभग एक बराबर है, कार्बन 0.5% ज्यादा है, और बचा हुआ सबसे कम नाइट्रोजन 2.5% है। तो जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। प्रोटोप्लाज्म में 80% जो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का वो क्या है? वाटर है, जल है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 मतलब 81:19 है। मतलब अकार्बनिक कितना है? 81, इनऑर्गेनिक कितना है? 81, और 19 कितना है? ऑर्गेनिक है आपका। ठीक है, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब हम लोग कोशिका पे आ जाते हैं, सेल पे। तो सेल पे जब हम लोग आएंगे
तो देखेंगे कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल जो है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया था। किसने किया था कोशिका का वर्णन? लीवेनहॉक ने। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो सब देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका को सबसे पहले देखा और वर्णन किसने किया? तो लीवेनहॉक ने। सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ठीक है, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी किसका होती है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम बोलते हैं, हिंदी में सेप्टिकमा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान है। सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है, अब ये लंबी है ये, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। अब जो आपका कोशिका जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने कर दिया, लेकिन यह बता नहीं पाए कि कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे है। पहली बार रडोल्फ बिर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। सेल जो है वो डिवाइड होकर एक से अधिक बनते जाता है, तो सेल में डिवीजन होता है। अब कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। क्या है? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जो भी नई कोशिकाएं बनती है वो पहले की कोशिकाओं से बनती है विभाजित होकर। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो उसमें जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है वो मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी कोशिका है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण इसमें क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्रोमैटिन क्या है? तो जो भी आप डीएनए में देखेंगे तो क्रोमोजोम्स होते हैं, तो क्रोमोजोम्स का जो डेंस नेटवर्क होता है, जो डेंस फॉर्म होता है, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। तो इसमें क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं उसमें। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं अगर होगा तो क्रोमैटिन नहीं बन पाएगा। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अब डीएनए का जो सूत्र रहता है, मतलब जो डीएनए में कोडिंग रहती है, हमारे मनुष्य में भी डीएनए की कोडिंग है, जितने जानवर हैं सबकी कोडिंग होती है, और उस कोडिंग के आधार पे ही हमारे जितने भी गुण हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई, हमारा ये रंग रूप जितना है, ये सब कुछ क्या कोडिंग के आधार पे है। हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, आंखें कैसी होगी, नाक कैसा होगा, ये सब जो है डीएनए में कोड किया हुआ है। तो ये डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अभी क्रोमैटिन का नेटवर्क इसको घेर के नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन रहता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। अब इसमें केंद्रक न्यूक्लियस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं। डीएनए है लेकिन डीएनए के को कोई आवरण नहीं है घेरने के लिए। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों, ब्लू ग्रीन अलगी, और जो भी जीवाणु है उनमें ऐसी ही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरी जो कोशिका है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण, न्यूक्लियस भी होता है, इससे घिरा सुस्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें सुस्पष्ट होता है। ठीक है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन, इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी होता है। मतलब न्यूक्लियस और हिस्टोन प्रोटीन के कारण इसमें क्रोमैटिन भी होता है। तो यही जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब मुख्य अंतर के लिए
एक टेबल दे दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से बताएगा इसको, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, विशेषता या अंगक देखते हैं। तो कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहेंगे तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी अनुपस्थित होता है लेकिन ये उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। तो देख रहे हैं ना हम लोग, बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, जिसको ऑर्गेनेली बोलते हैं, छोटे छोटे जो सेल के अंदर के भी जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल अंग हैं, वो भी उपस्थित है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं प्रोकैरियोटिक में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। राइबोसोम, तो राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें 80S प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक में। अब गोल्जी कॉय जो हैं या तो ये अनुपस्थित होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होती है इसमें उपस्थित होती है। लाइजोसोम सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, पूर्ण विकसित एवं डबल हेलिकल। ठीक है, और इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है। कसाभिका केवल एक तंतु होता है, कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है इसमें श्वसन, इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ब्रीदिंग भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल है ब्रीदिंग भी, क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी जनरेट होता है और ब्रीदिंग भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, इसमें किसमें होता है? थाइलेकाइड्स में होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं है। तो थाइलेकाइड्स जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन हो सकता है। अब कोशिका के मुख्य भाग हम लोग देख लेते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। सबसे पहले आ जाएगा कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। अब जो आपका सेल है तो सेल का जो साइज है उसको डिटरमाइन करने के लिए सेल वॉल होता है। तो ये सेल का साइज जो है वेरी ना करे, एकदम फिक्स रहे, उसलिए होता है। थोड़ा सा रिजिडिटी प्रदान करता है सेल के साइज को। जीवाणु को कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। तो जीवाणु में जो है वो किसका बना होता है? पेप्टिडो गाइकेन बोलते हैं, पेप्टिडो गलकेन बोलते हैं, पेप्टिडो गलकेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बना होता है जीवाणु में, और सेल वॉल का बना होता है किसमें? पादप कोशिका में। अब दूसरा हम लोग जो चीज है वो देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। तो जो आपका सेल है तो एक मेम्ब्रेन हो गया बाहर में, उसको क्या हम लोग बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का, अब ये सेमी परमिएबल इसलिए है ताकि उसके सेल के अंदर आदान प्रदान हो सके। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड की बनी होती है। अब प्रश्न आ सकता है कि कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। अब लिपिड भी जो है उसका मुख्य घटक जो है फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। लिपिड जो है किसके बने हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। तो देख रहे हैं आप बायो में काफी टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं बायो में, और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बायो, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स आपको एक बार में याद रखना पड़ता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी थी? तो लिपिड की बनी थी, और यह लिपिड किसका था? मुख्य घटक फॉस्फोग्लिसराइड था। और बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। सिंगर व निकोलसन कौन है भाई? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना इन्होंने दिया 1972 में। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। अब क्या है? लिपिड अर्धतरलीय प्रकृति का है, ठीक है, और उसका 2 सतह है। तो 2 सतह है, इसलिए प्रोटीन जो है उसके अंदर गति करता है। ठीक है,
तारककाय। अब सेंट्रोजोम को हम लोग देखेंगे, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। सेंट्रोजोम की खोज किसने की? तो बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोजोम याद कीजिए, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। तारककाय, सेंट्रोजोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। अब सेंट्रोजोम जो है उसके अंदर में सेंट्रियोल्स होगा। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। तो जो भी समसूत्री विभाजन है इसमें यह एक पोल्स का, ध्रुव का काम करेगा। अंतर्द्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतर्द्रवी जालिका बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। तो जो भी यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये चपटा होता है, आपस में जुड़ा होता है और थैली युक्त होता है, छोटी नलिकावत जालिका। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर, अब इसी के ऊपर में राइबोसोम चिपके होते हैं जिसे अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर ये राइबोसोम्स मिलते हैं। इसे खुरदरी अंतर्द्रवी का जालिका कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रवी जालिका चिकनी लगती है, ठीक है। अतः इसे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका बहुतायत से मिलती है। तो जहां भी आप प्रोटीन संश्लेषण होगा और श्रवण होगा, जो कोशिकाएं भाग लेगी वहां क्या होगा? वहां राइबोसोम्स भी होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। वहां खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका बहुतायत मात्रा में मिलेगी। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहां मिलेगी? तो ये प्राणियों में लिपिड संश्लेषण, जहां भी लिपिड संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण जहां भी होगा वहां आपको खुरदरी, और जहां भी लिपिड संश्लेषण होगा वहां आपको चिकनी अंतर्द्रवी जालिकाएं मिलेंगी। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन, अगर कहीं स्टेरॉयडल हार्मोन जहां अगर बन रहा है तो वो भी चिकने अंतर्द्रवी जालिका में ही होते हैं। अब ER जिसको हम लोग बोलेंगे अंतर्द्रवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं, जितने भी फैट्स हैं या प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। इसका काम फैट और प्रोटीन बनाने का है। तो ये फैट प्रोटीन कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली जो न्यूक्लियर वाल है और उसके बाद सेल वाल, इसका निर्माण ये करेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली रूप से इनका जो वाल्स का निर्माण या न्यूक्लियर सेल वाल का निर्माण कौन करेगा? ER कर रहा है। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचयन, और पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन भी ER करता है। यह भी प्रश्न आता है कि पदार्थों का संचयन जो है सेल में कोशिका द्रव के द्वारा और केंद्र के विभिन्न भागों में किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब आ जाते हैं हम लोग राइबोसोम पे। सर्वप्रथम रॉबसन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा GE पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। तो पादप कोशिका में किसने देखा? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। और जंतु कोशिका में किसने देखा? GE पैलेड ने। दोनों 1953 ईस्वी में दोनों ने देखा। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। तो प्रश्न देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स हो गए कि पहला पादप कोशिका में किसने देखा, जंतु कोशिका में किसने देखा और इसका नामकरण किसने किया। तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोसोम किसकी बनी होती है? RNA की बनी होती है। RNA क्या है? एक अपने आप में एसिड भी है और ये एसिड क्या है? एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए ER भी था जो कि खुदरा था, वो भी एक उपयुक्त स्थान प्रदान करती थी, और ये राइबोसोम जो है ये प्रदान कर रही है। क्यों? क्योंकि जो आपका ER के ऊपर में जो राइबोसोम्स थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में जो राइबोसोम्स थे जो खुरदुरे होते थे, वही ना प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कराते थे। तो इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? राइबोसोम है। अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल एक सेल में क्या है? तो राइबोसोम है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रश्न आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? तो राइबोसोम है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, केवल कोशिका द्रव में नहीं बल्कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में भी मिलते हैं। तो राइबोसोम का बहुत स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, और आपका जो सेल मटेरियल है, सेल लिक्विड जो साइटोप्लाज्म में भी ये राइबोसोम मिलता है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर S जो है, S का मतलब क्या है? स्वेडवर्गस इकाई। अब स्वेडवर्गस यूनिट है ये अवसादन गुणांक को
प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। इनडायरेक्टली बताता है कि डेंसिटी किसका ज़्यादा है। तो आप देख ही पाएंगे कि 80S जो है वो यूकैरियोटिक का है, वो ज़्यादा डेंसर होगा, 70S जो है वो कम डेंसर होगा। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम अंतःप्रदव जालिका में नहीं पाया जाता है। अब लाल रुधिर कण में राइबोसोम जो है वो एवं अंतःप्रदव जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो आपका रेड आरबीसी है उसमें प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ राइबोसोम है ही नहीं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख लेंगे। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो खोज किसने की? अल्टमैन ने, और नाम दिया बेंडा ने। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कार्बनिक पदार्थ जो भी है इसमें, उसका ऑक्सीकरण कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? तो ऑक्सीडेशन जब भी कार्बनिक पदार्थ का होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन एक प्रकार का कंबशन प्रोसेस है, कंबशन है, और इसीलिए वहाँ क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा जो है वो रिलीज होता है। जैसे हम लोग खाते हैं तो खाने का क्या होता है? कंबशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। वैसे ही सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है। किसका? कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, और जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अब कोशिका का इंजन भी बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, इंजन ऑफ द सेल बोलेंगे। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग कह सकते हैं कि ये जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर की प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें अपने आप में छोटे छोटे सारे ऑर्गन्स लगभग होते हैं जो पूरे एक सेल में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम्स, 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। तो डीएनए जो है आपका न्यूक्लियस के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, अगला देखेंगे हम लोग गोल्गी बॉडी। ये क्या है? तो गोल्गी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, इटली नामक वैज्ञानिक ने की। इटली के थे ये कैमिलो गोल्जी। और यह सूक्ष्म नलिकाओं, ट्यूब्यूल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है ये गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। यह पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। अब एक्सक्रीशन का काम करता है गोल्गी बॉडी। कोई भी पदार्थ को अगर कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना है तो इसका काम कौन सा करेगा? क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत छोटा छोटा ट्यूब्यूल्स रहता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पदार्थ को पहुंचाएगा। और एक्सक्रीशन का काम भी यातायात प्रबंधक कहते हैं। इसलिए देखिए गोल्गी बॉडी को, ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, और सेल वॉल का निर्माण भी कहाँ होगा? तो गोल्गी बॉडी में होगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। सिंपल शुगर से, अब कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स शुगर है तो उसका संश्लेषण हो जाएगा। और जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर, अब राइबोसोम में क्या है? प्रोटीन रहता है, तो वहाँ प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, और गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो देखिए क्या क्या है, यातायात प्रबंधन का काम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, उसके बाद साधारण शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो ये मुख्य कार्य हैं गोल्गी बॉडी के। इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी जो कि इटली के थे उन्होंने की। और ये है क्या? तो ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए गोल्गी बॉडी के बारे में। अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखते हैं।
तो इसकी खोज डुवे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? डुवे नामक। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। यह कैसी होती है? सूक्ष्म होगा, गोल होगा और इकहरी झिल्ली से घिरी एक थैली जैसी रचना होगी। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गी गाय। अब इसका निर्माण लाइजोजोम का कहाँ होगा? तो गोल्गी काय में हो जाता है इसका निर्माण। ठीक है, लाइजोजोम में सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम। अब इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब जो कौन कौन, जैसे हाइड्रोलेजेज एक एंजाइम है वो होता है इसमें, लाइपेज है, प्रोटोएस्टेज है, कार्बोडाइड्रेजेज है, बहुत टाइप के एंजाइम्स इसके अंदर हैं और जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं। अब जब भी एसिडिक जो मीडियम है उसमें वो लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइडल वेसिकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब फटेगा तो ये इतने एंजाइम निकालेगा जो कि और सबको डाइजेस्ट कर देगा, उसको डेथ करा देगा सेल का, तो इसीलिए इसको सुसाइडल वेसिकल भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में और आरबीसी में लाइजोजोम नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारियों में जो मैमल्स हैं उसमें जैसे आरबीसी में लाइजोजोम नहीं पाया जाता है। अब हम लोग लवक देखेंगे, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। हरित लवक क्या है अब हम लोग देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ जिसको क्लोरोफिल होता कहते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो है वो क्लोरोफिल है। इसी के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस हम लोग कहते हैं करता है और भोजन बनाता है। ठीक है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। पादप कोशिका की रसोई घर किसको बोलते हैं? किचन किसको बोलेंगे? किचन ऑफ क्या? प्लांट सेल। तो कौन सा है? आपका क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होगा क्लोरोफिल के कारण, और पीला होगा तो क्योंकि कैरोटीन का निर्माण होने लगता है उसमें, इसलिए। अब हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ेंगे जिसको अवर्णी लवक कहते हैं। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक बोलते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, बीती, बीज आदि में। तो क्रोमोप्लास्ट जहां भी आप रंगीन भाग देखेंगे वहां क्रोमोप्लास्ट है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वहां ल्यूकोप्लास्ट है, और जो भी पत्तियां हैं जो हरी आपको दिखाई दे रही हैं वो वहां क्लोरोप्लास्ट है। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हम लोग देखेंगे। टमाटर में लाइकोपीन होता है, गाजर में कैरोटीन होता है, और चुकंदर में विटामिन होता है। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? क्रोमोप्लास्ट के उदाहरण हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के जो भी अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाने के लिए एक वर्णक होता है और उसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं। क्या होता है? फाइकोसाइनिन। ये अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं पौधों को। अब हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स को जिसको रसधानी कहते हैं। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। ये डेड पार्ट है सेल का। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। बहुत बड़े होते हैं वैक्यूल्स जो भी प्लांट सेल्स हैं उसमें, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं इसमें ये बहुत छोटे होते हैं। रसघानी एकल झिल्ली से आवृत्त होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो वैक्यूल्स के जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसघानी उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए जो वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटर यही है न्यूक्लियस। और केंद्र द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता है। अब ये इसमें बहुत धागेनुमा पदार्थ होगा, जाल के टाइप से बिखरा होगा। इसे क्रोमेटीन कहते हैं। तो क्रोमेटीन नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटॉन
यह प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या क्रोमेटिन बनाता है, पहले बता चुका हूं मैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। जब डिवीजन होता है तो एक क्रोमेटिन जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़ के इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहीं से अलग होते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे इस प्रकार का ये बनने लगते हैं इकट्ठे हो। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जितने भी जीवधारी हैं उनके सभी कोशिकाओं में संख्या निश्चित होगी। जैसे मानव में 23 जोड़ा 46 होते हैं, इससे कम या इधर उधर हो गया तो पूरा जो मानव है उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। चिंपांजी में मनुष्य के आसपास 24 जोड़ा होता है, बंदर में 21 जोड़ा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो जेली वाला सब्सटेंस है उसमें क्रोमोसोम में, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन व कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा। अब जो मैट्रिक्स है उसमें 2 परस्पर लिपटे महीन व कुंडलित दिखाते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोनोमेटा कहेंगे। और प्रत्येक क्रोमोनोमेटा एक और अब ये जो है एक जो है ये क्रोमैटिड है, ये पूरा जो है वो क्रोमोमेटा है, ठीक है, जो क्योंकि ये 2 दिखाई दे रहा है और एक जो है वो क्या है, क्रोमैटिड है। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड का बना होता है। तो हर जो क्रोमोनिमेटा जो है वो कितने का बना होता है, 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये बीच वाला जो पार्ट हो गया जो मैंने आपको बता दिया, ये सेंट्रोमेयर हो गया और ये मिलकर क्रोमोनोमेटा बनाया और ये क्रोमैटिड्स हो गए 2 अलग अलग, तो सेंट्रोमेयर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। अब जो भी क्रोमोसोम्स है उस पर बहुत सारे जीन्स होंगे। जीन्स क्या है भाई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को, अब जीन्स में क्या है आपका हेरिडेटरी, जो भी जीन्स को हेरिडेटरी मटेरियल कह सकते हैं जिसमें आपका जितने भी क्वालिटीज हैं वो कोडेड होते हैं। तो और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी यही जीन्स होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक, ठीक है, कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन के अलावा एक और रचना है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाएगा और इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। अब हम लोग डीएनए एवं आरएनए की संरचना आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा और बहुत सारा कंटेंट इसमें रह गया है, तो जिसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा कंटेंट दे दिया गया इस वीडियो में जिसको रिवाइज करना जरूरी है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को रिवाइज करें। बहुत सारा कंटेंट है उसको छांट लें, उसका एक एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लें, शॉर्ट पॉइंट बना लें आप उसका। 1 पेज या आधे पेज में शॉर्ट पॉइंट्स हो जाएगा, जैसे किसका डिस्कवरी कौन किया, किसको क्या नाम से जाना जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो आगे हम लोग डीएनए एवं आरएनए की संरचना से शुरू करेंगे और उससे पहले आप लोग नीडी क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी और नोटिफिकेशंस हैं आपके पास पहुंच जाएं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम लोग सुधार कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।